हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और आज हम वापस टेस्ट सीरीज को रिज्यूम करने वाले हैं। ये वाला वीडियो आपका कौन सा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का वीडियो सॉल्यूशन में लेके आया हूँ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अगला टेस्ट जो है अपना कौन सा होने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट पेपर अंदर रखा हुआ है, उसको अच्छे से खोल कर स्टॉप वॉच लगा कर आप सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, राइट। और अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेवेंट थ्योरी अगर आपको नहीं आती है तो वीडियो तो आई बटन के अंदर, वीडियो का जो आई बटन है उसके अंदर मैंने उसके रिलेवेंट थ्योरी के वीडियो की फाइल मैंने वहां पर अटैच की हुई, तो उसको जाके देख लें आप, उसके बाद में इस टेस्ट में अपीयर हुए, राइट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या है कि व्हेन एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। देखो कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया, यू आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, है ना। कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया, यू आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऑल राइट। देन इट्स प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बिकॉज अब प्रेशर इंक्रीज होने का रीजन क्या है, तो देखो आइडियल गैस के लिए अपने को एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, आइडियल गैस के अंदर पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी। ये अपने को बहुत अच्छे से पता है। अब वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो पी इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो गया, एनआरटी अपॉन वी। अब वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा क्या होता है, वैसे यहाँ पर फॉर्मुला भी अपने को क्लियर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आ गया, यहाँ पर अपने को एकदम क्लियर हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में रीजन पूछा है इसका। अब देखो, अब जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, पहले ऑप्शन को देखते हैं, क्या इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। देखो पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है। अब अगर यहां पर देखोगे जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो पहले इंटरेक्शन हो रहा था वो इस लेवल पर था, अब इंटरेक्शन होगा, मॉलिक्यूल पास में आ गए तो इंटरेक्शन बढ़ गया। इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से मेरे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। दूसरा देखें, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एंड मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, मॉलिक्यूल्स तो पास आएंगे, है ना। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखें, इट्स नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट एरिया विद वॉल्स ऑफ कंटेनर इंक्रीजेज। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो कॉलिजन, जो नंबर ऑफ कॉलिजन जो होंगे वो पर यूनिट एरिया के अंदर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और जैसे ही कॉलिजन आपके पास इंक्रीज होंगे तो ओवरऑल जो भी वॉल है ना, वॉल के ऊपर अगर जितने ज्यादा आपके पास मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो उतना ज्यादा वो क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। और जितना ज्यादा फोर्स इंक्रीज होगा, समझ में आ रहा है, तो वहां से मेरे पास क्या होगा, प्रेशर भी क्या होगा, साथ साथ इंक्रीज होगा। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और फोर्थ ऑप्शन देख लो, मॉलिक्यूलर एनर्जी इंक्रीजेस। देखो मॉलिक्यूलर एनर्जी इंक्रीज किस बात पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ में क्या हो रहा है। अपन ने भी क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और साथ में मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की भी बात करें तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या, काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, यहाँ पर कमेंट नहीं कर सकते आप कि इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी क्या है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर एनर्जी के ऊपर भी आप कमेंट नहीं कर सकते, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके अलावा भी, राइट। तो मेन फैक्टर आपका सी जो होगा क्या होगा यहाँ पर, इट विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो आगे बढ़े। सेकंड देखें आप, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में क्या पूछा है इसने कि इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम। देख लेते हैं यहां पर क्वेश्चंस के अंदर आपके पास क्या स्पीड की बात हुई है। देखो स्पीड, अगर ऑल हैव द सेम स्पीड, देखो सारे मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग स्पीड से जाते हैं, इसीलिए अपन एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, गैस के अंदर बात करते हैं हमेशा। तो सेम स्पीड तो सब मॉलिक्यूल की होती नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। ऑल हैव डिफरेंट स्पीड्स विद विच रिमेन्स कांस्टेंट। देखो सबकी, अगर यहां पर देखोगे सबकी स्पीड की अपन यहां पर चर्चा करें तो सबकी स्पीड के बारे में अगर आप देखोगे तो सबकी डिफरेंट स्पीड तो होती है, लेकिन ये बोल रहा है कि विच रिमेन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट कैसे हो सकती है भाई, डिफरेंट भी बोल रहे हो कांस्टेंट भी बोल रहे हो, राइट। डिफरेंट तो होती है लेकिन कांस्टेंट होती है ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका रैंडम मोशन होता है, उनका क्या होता है, रैंडम मोशन होता है। तो वहां पर क्या होगा, डिफरेंट तो होगी लेकिन साथ में वेरिएबल भी हो सकती है, राइट। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए आप, दे हैव अ सर्टेन कांस्टेंट एवरेज स्पीड। आप हमेशा जब भी आप देखो गैस का क्वेश्चन सिंपल होता है, हमेशा गैस के क्वेश्चन के अंदर आप हमेशा एवरेज स्पीड की बात करो। इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर लेवल पर कभी भी स्पीड का जजमेंट अपन नहीं ले सकते, तो इंडिविजुअल स्पीड की कभी बात नहीं होगी, हमेशा एवरेज स्पीड की बात होगी। सो दे हैव अ सर्टेन कांस्टेंट एवरेज स्पीड, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। क्योंकि अपने को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, √8RT अपॉन पाई एम। ये आपके पास क्या होती है, मीन स्पीड होती है भाई। 8 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, थर्मल इक्विलिब्रियम है इसलिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, पाई ऑलरेडी कांस्टेंट ही है। और पूरी गैस के लिए उसका मॉलिक्यूलर
मास भी क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है. सो एवरेज स्पीड विल बी अ कांस्टेंट. सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर. राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप. इन अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस द एवरेज मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का एवरेज मोमेंटम क्या होता है. मैंने आपको क्रैश कोर्स के अंदर बताया था एवरेज मोमेंटम के बारे में. भाई एवरेज मोमेंटम हमेशा याद रखें आप, क्या होता है, अ बिग जीरो. बिग जीरो. आइडियल गैस के लिए अगर मैं एवरेज मोमेंटम की बात करूं हमेशा क्या होता है, जीरो होता है. सो इट विल नेवर डिपेंड अपॉन एनीथिंग. प्रेशर, मास ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स, किसी पर डिपेंड नहीं करता है. सो एवरेज मोमेंटम जो होगा वो क्या, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, नन ऑफ दीज, क्योंकि जीरो होता है. जब कोई चीज जीरो है तो किस पर डिपेंड करेगी, फिर वो किस पर भी डिपेंड नहीं करती है. राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, क्या दिया हुआ है. द टेम्परेचर एट विच द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन. देखो पहली बात तो आरएमएस का फॉर्मूला देख लेते हैं अपन. वी आरएमएस, किसी भी गैस का जो वी आरएमएस का फॉर्मूला होता है, वी आरएमएस क्या होता है आपके पास, अंडर रूट फॉर्मूला अगर आपको पता हो ये होता है 3RT अपॉन एम. एम क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास. 3 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो वी आरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी बाय एम. इसके बराबर होगा. अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द टेम्परेचर एट विच द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2 इज इक्वल्स टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर. अब देखो दोनों की RMS स्पीड इक्वल करनी है. अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए अगर अपन लिखे तो क्या आएगा फॉर्मूला, अंडर रूट, दोनों स्पीड इक्वल है. ठीक है, तो फॉर्मूला दोनों का इक्वल कर दो. 3R तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, रूट T/m. तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस टेम्परेचर पर, एट विच टेम्परेचर, मतलब ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर निकालना है. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया मेरे पास, 32 इक्वल्स टू. नाइट्रोजन के लिए देखो, नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है. 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना हो गया, 373 एंड डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 28. बस दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो कितना हो जाएगा, तो T इक्वल्स टू 373 मल्टीप्लाइड बाय 32 एंड डिवाइडेड बाय 28. कितना हो गया है, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32. तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आपका ये A विल बी योर करेक्ट आंसर. राइट. 426.4 आएगा ये, मतलब कुल मिला के A विल बी योर करेक्ट आंसर. आई थिंक समझ में आ गया हो. फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप. अ गैस बिहेव्स मोर क्लोजली लाइक एन आइडियल गैस. इसके लिए मैंने स्पेशली आपको करवाया भी था. आपको अगर ध्यान हो, एक ग्राफ प्लॉट करके मैंने बताया था कि आर वर्सेस प्रेशर है ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना. पीवी इक्वल्स टू होता है मेरे पास एनआरटी, और यहाँ से आर जो होगा वो क्या होगा, पीवी अपॉन एनटी. पीवी अपॉन है ना, आर क्या हो गया, पीवी अपॉन एनटी, पीवी अपॉन एनटी. ठीक है. तो प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ अगर मैं इसका ग्राफ अगर अपन देखें, क्या बोलते हैं इसका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आता है इसका ग्राफ प्रेशर के साथ में किसी भी आइडियल गैस के लिए है ना. प्रेशर एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन आती है किसके लिए, आइडियल गैस के लिए. जो ग्राफ बनाया है किसके लिए है ये आइडियल गैस के लिए है. दिस इज फॉर आइडियल गैस. अब एक्चुअल में होता क्या है, अपन ने यहाँ पर क्या देखा था अगर आपको याद हो, कि अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, मतलब मेरे पास सपोज ये मैं अलग अलग ये ग्राफ बना रहा हूँ, ये इस तरह का कुछ ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ये समझना आप, ये इस तरह का कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, ये ऐसे. तो ये मेरे पास क्या है, लोअर प्रेशर साइड है. ये मेरे पास क्या हो गया, लो प्रेशर. और यहाँ पर टेम्परेचर अगर मैं लिखूँ T1, ये मेरे पास क्या हो गया T2, और ये टेम्परेचर मेरे पास क्या हो गया T3. मतलब जो T3 की वैल्यू है यहाँ पर क्या है, T2 से ज़्यादा है, और T2 की वैल्यू T1 से ज़्यादा है ना. ये ग्राफ मैंने बनवाया था आपको, एनसीईआरटी के अंदर भी ग्राफ दिया हुआ है. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि लो प्रेशर, और जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, ग्राफ जो हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव कर रहा है, मतलब आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव कर रहा है. समझ में आ रहा है. तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर हमेशा जो नॉर्मल गैस जो होती है वो हमेशा एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है. सो बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. लो प्रेशर एंड हाई, इसको याद कर लो, सीधा स्ट्रेट याद कर लो, LPHT. समझ में आ रहा है. चलो वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप. कहीं भी थ्योरी के अंदर अगर आप अटक रहे हो तो मेरा क्रैश कोर्स वाला वीडियो जरूर देखें. बार बार बोल रहा हूँ मैं, तो वहां से देख के फिर इसके अंदर आओगे तो आपको बिल्कुल एक एक चीज कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी. राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखें अपन. क्या दिया हुआ है कि फिगर शोज ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस डेंसिटी फॉर एन आइडियल गैस एट 2 टेम्परेचर. प्रेशर वर्सेस डेंसिटी की बात हो रही है देखो आइडियल गैस के लिए. तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है. पी वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं, मास अपॉन डेंसिटी इक्वल्स टू एनआरटी. ये समझ में आ गया अपने को. अब यहाँ पर ग्राफ किसके बीच में है देखो, प्रेशर वर्सेस डेंसिटी है.
तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो P इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो गया nRT अपॉन m एंड होल मल्टीप्लाइड बाय रो। तो देखो ये अगर चीज़ पूरी कांस्टेंट हुई तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, रो आएगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ये अपने को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप को अगर आप चेक करो तो स्लोप जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। ये चीज़ क्या है, जो nRT अपॉन m है वो क्या है, स्लोप है। nRT अपॉन m जो है वो क्या है, स्लोप है। और स्लोप में देखोगे तो टेम्परेचर के क्या आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। ठीक है, अब आइडियल गैस मास तो मेरे पास क्या हो गया, गैस ले ली, उसका मास तो कांस्टेंट हो गया, बस आप टेम्परेचर को वेरी कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को वेरी करोगे स्लोप विल इंक्रीज। स्लोप इंक्रीज मतलब लाइन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, मतलब डेफिनेटली इधर से इधर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है मेरा, क्योंकि स्लोप और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। सो T1 विल बी ग्रेटर देन T2, T1 विल बी, सो A विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि सपोज अ कंटेनर इज इवैक्यूएटेड टू लीव जस्ट वन मॉलिक्यूल। एक कंटेनर से सिर्फ एक मॉलिक्यूल निकलता है ऑफ अ गैस। लेट VMP एंड VAV रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड ऑफ द गैस। देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड जो होती है वो ये सारी क्या होती है, ये किसके लिए कैलकुलेट करते हो हमेशा, कैलकुलेट ये किसके लिए कैलकुलेट करते हो, मतलब भले आप मोस्ट प्रोबेबल हो गया या भले एवरेज स्पीड हो गया, these all are calculated with respect to study of number of molecules। क्योंकि एवरेज की बात कर रहे हो आप, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, एवरेज की बात कर रहे हो। अब अगर मॉलिक्यूल एक ही होगा तो एक मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी वही उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी होगी, वही उसकी एवरेज स्पीड भी होगी और वही उसकी RMS स्पीड भी होगी, क्योंकि वहां पर कुछ एवरेज की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही नहीं है वहां पर कुछ। आपने मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बनाया था अगर आपको ध्यान हो, है ना, कुछ ऐसा करवाया था आपके पास, ये ऐसा कुछ करवाया था। इसमें इसको क्या बोला था अपन ने, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला था अपन ने। फिर इसके बाद में मेरे पास क्या था, एवरेज स्पीड आई थी, और उससे कम मेरे पास क्या होती है ठीक है, तीनों स्पीड यहां पर अपन शो करते हैं। तो ये मेरे पास क्या था, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपन ये कर्व प्लॉट करते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सिर्फ एक ही है तो वहां पर मेरे पास सारी एवरेज एवरीथिंग विल बी सेम। सो VMP विल बी इक्वल्स टू व्हाट, V एवरेज, और इवन इट विल बी इक्वल टू VRMS। समझ में आ रहा है, जब भी एक मॉलिक्यूल की बात करोगे आप, राइट। चलो नेक्स्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 8। द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन अ गैस इज V। एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। क्या होता है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे पास, जो मीन जनरली V मीन भी बोलते हैं आप, ये होता है 8RT अपॉन पाई m, ये होता है आपके पास। अब इसने क्या बोला था, एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मतलब VN2 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है V, और ये एक्चुअल में चलो V दिया हुआ है, और ये वैल्यू दे रखी है मेरे को 8RT अपॉन पाई m की, ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। और इसने क्या दिया, इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड एंड द N2 मॉलिक्यूल डिसोशिएट इनटू नाइट्रोजन एटम देन द एवरेज स्पीड विल बी। पहले वाली स्पीड ये थी, मैं बोल रहा हूँ नई स्पीड मेरे को मैं बोल देता हूँ V1, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और V1 एक्चुअल में मैं क्या लिख सकता हूँ, 8RT। टेम्परेचर को क्या कर दिया, टेम्परेचर इज डबल्ड मतलब क्या हो गया मेरे पास 2T एंड डिवाइडेड बाय पाई। अब यहाँ पर m दिया हुआ है, m जो होगा यहाँ पर अगर आप देखो m क्या होगा, अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डिसोशिएट होकर अगर सिंगल एटम में कन्वर्ट होता है तो उसका मास जो होगा वो जस्ट हाफ हो जाएगा, तो m नहीं रहेगा, m डिवाइड बाय 2 मतलब 2 ऊपर आ गया मेरे पास। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसको, देखो 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 8RT अपॉन पाई m, और ये 8RT अपॉन पाई m की वैल्यू क्या है, ये v है ना, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स v, मतलब नई स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स v, मतलब C विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि कीपिंग द नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, प्रेशर सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेम फॉर एन आइडियल गैस। देखो आइडियल गैस के लिए अपन क्या देखते हैं, PV इक्वल्स टू, सिंपल, जब भी आइडियल गैस हो PV इक्वल्स टू nRT पे चले जाओ, सिंपल। क्या बोला, मोल्स सेम है, ऑल राइट, R वैसे सेम है अपने को पता है, वॉल्यूम यहाँ पर सेम है, प्रेशर मेरे पास सेम है, सब कुछ सेम है। अगर ये PV NR सेम है तो टेम्परेचर भी मेरे पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो टेम्परेचर विल बी सेम, सो C विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कई बार बहुत स्ट्रेट सीधे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, कई बार क्वेश्चन बहुत ईजी भी होते हैं, अपन क्या बहुत ज़्यादा डीप में सोचने लग जाते हैं तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है अपने को।
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, क्या दिया हुआ है, 4 कंटेनर्स आर फील्ड विद मोनोएटोमिक गैसेस, मोनोएटोमिक आइडियल गैसेस, ठीक है। For each container, the number of moles, the mass of individual number of moles, mass of individual atom, RMS speed, expressed in terms of nm vrms, ठीक है, respectively. If TA, TB, TK are the temperature respectively, then which of the options correctly represent the order? मतलब टेम्परेचर का ऑर्डर निकालना है। देखो अपने को एक चीज़ हमेशा ध्यान रहे, किसी भी तरह की स्पीड जो होती है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट टी बाई एम के, सीधा याद रख लो आप, ये रूट टी बाई एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन एम, या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी विल बी, ऐसे भी लिख सकता हूँ टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर, टेम्परेचर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर। अब देखो, अब चारों के लिए टेम्परेचर लिख देते हैं अपन m इंटू वी स्क्वायर, तो देखो इसका m तो है 4m और v क्या हो गया वी आर एम एस, तो इसके लिए लिखूंगा मैं कितना हो जाएगा ये 4m, वी आर एम एस को v लिख रहा हूँ ना समझने के लिए, मैं भी वी स्क्वायर, इसके लिए ये हो गया, ठीक है, सबके लिए लिख रहे हैं अपन यहाँ पर, सबके लिए लिख देता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा सा इसको मैं सेग्रीगेट कर देता हूँ यार, हाँ समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा फील कंफर्टेबल होने का भाई। चल टीबी दूसरा देखो आप, टेम्परेचर, इसको भी खींच दूँ यहाँ पर, इसके लिए देखो इसका मास कितना m और वी आर एम और v का स्क्वायर मतलब 2 वी आर एम एस का स्क्वायर मतलब 4v स्क्वायर। इसके बाद इसको देखो आप 3m तो हो गया मेरे पास मास और वी आर एम एस ही है तो 3mv स्क्वायर, और टी डी अगर मुझे मैं इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ m इंटू वी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मास तो हो गया 2m और 2v का स्क्वायर कितना हो गया 2 2 जा 4v स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया भाई 4 2 जा 8 mv स्क्वायर। तो जिसका mv स्क्वायर का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर 8 है तो सबसे ज़्यादा TD हो गया, TD सबसे ज़्यादा, तो TD सबसे ज़्यादा किसके अंदर दिख रहा है आपको, इन दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो B और C में से एक आएगा। TD से छोटा कौन है 4mv स्क्वायर, मतलब TD से छोटा है A और B, TD से छोटा A और B इक्वल है, तो TD से छोटा A और B इक्वल और T से छोटा, सो C विल बी योर करेक्ट आंसर, C विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा है ना। अब ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन देख के बड़े बड़े देख के अपन घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं, हर क्वेश्चन को पढ़ो, बड़ा क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए यार। कॉन्सेप्ट सारे मैंने आपको क्रैश कोर्स के अंदर में दे चुका हूँ, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप, क्या दिया हुआ है कि 3 क्लोज्ड वेसल्स ए बी सी आर एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, क्लोज वेसल्स है आपके पास ए बी सी, ठीक है, ए बी और ये सी, उनका टेम्परेचर मेरे पास क्या है भाई सेम है, बहुत बढ़िया। कंटेन्स गैसेज विच ओबे द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड, ठीक है, वेसल ए कंटेन्स O2, ए के पास में O2 है, एंड बी ओनली N2, बी के पास में N2 है, एंड सी अ मिक्सचर ऑफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ O2 प्लस N2, O2 प्लस N2 सी के अंदर है, ठीक है, ये भी ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इन वेसल ए इज V1, O2 की एवरेज स्पीड V1 है, ठीक है, दैट ऑफ N2 मॉलिक्यूल इन वेसल बी इज V2, N2 की V2 है, तो इसने पूछा था एवरेज स्पीड ऑफ O2 मॉलिक्यूल इन द वेसल सी, मतलब एवरेज स्पीड O2 की कितनी होगी। देखो पहली बात तो एवरेज स्पीड जो होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है वो अपन चेक कर लेते हैं। अपन ने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, 8RT अपॉन पाई एम। अब क्वेश्चन में इसने क्या बोला हुआ है, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तीनों ही कंटेनर का टेम्परेचर सेम है, देखो 8R और पाई तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, अब बचा क्या है V एवरेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एवरेज स्पीड ऑफ O2 मॉलिक्यूल इन वेसल सी, वेसल ए में O2 का स्पीड अगर V1 है तो वेसल सी में भी O2 का स्पीड V1 ही होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर O2 का M तो भले यहां ले जाओ O2 को या भले वेसल ए के अंदर ले जाओ, उसका M दोनों केस में जो ऑक्सीजन का जो M होगा वो 32 ही होगा और टेम्परेचर दोनों में सेम ही है, तो 8RT अपॉन पाई एम की वैल्यू दोनों ही केस में क्या आएगी सेम आएगी, सो V1 विल बी द करेक्ट आंसर, सो V विल बी सेम, सो B विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप, a certain gas is taken to the 5 states represented by dots in the graph 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो पीवी का ऐसा करवाता है या तो ये एडियाबेटिक होता है आइसोथर्मल होता है, दो ही कंडीशन होती है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो प्लॉटेड लाइंस आर आइसोथर्म्स, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वीपी,
ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट दीज 5 स्टेट्स इज। देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये अपने पास, ये अपने क्या पढ़ा, अंडर रूट, ये होता है 2RT/m। अब गैस को अलग अलग स्टेट्स से लेके जा रहे हो, है ना, पहला ग्राफ ये, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब यहाँ पर स्टेट कुछ अलग है, यहाँ पर स्टेट कुछ अलग है, यहाँ पर स्टेट कुछ अलग है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम अलग है, प्रेशर वॉल्यूम अलग है, यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम अलग है, इसको बोलते हैं अपन स्टेट्स। अब एक ही गैस है इसलिए उसका m तो कांस्टेंट हो गया, एक ही गैस की बात हो रही है, 2 और r भी कांस्टेंट हो गए, बचा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। अब अपने को एक चीज पता है, आइसोथर्मल ग्राफ की बात अगर अपन करें, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, अगर मैं 2 ग्राफ प्लॉट करता हूं, या एक ये ग्राफ प्लॉट किया मैंने किसी T1 टेम्परेचर पर, ठीक है, और एक और ग्राफ मैंने प्लॉट करा किसी T2 टेम्परेचर के लिए, वो सपोज यहाँ पर आया, तो अपने को पता है, मैंने आपको क्रैश कोर्स में बताया था कि जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ग्राफ जो होता है वो ओरिजिन से अवे शिफ्ट होता है, हमेशा ओरिजिन से अवे शिफ्ट होता है। इसका मतलब इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो T2 की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आएगी, T1, ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूं आपको क्रैश कोर्स के अंदर। बाकी याद रखें, अगर आपको नहीं पता है तो यहां से नई चीज क्या सीखने को मिली, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस, आप 10 डिग्री पे बनाओ एक आइसोथर्मल ग्राफ और एक बनाओ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से ज्यादा दूर होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब मुझे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालनी है हर पॉइंट पर, ग्राफ में मौजूद 1 2 3 4 5 पॉइंट के लिए मुझे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालनी है, और मैंने क्या बताया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी ज्यादा होगी। तो यहां पर देखो टेम्परेचर का अगर मैं रेंज लिखूं तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां मिलेगा मुझे, T3 पर, समझ में आ रहा है, T3 पे सबसे ज्यादा मिलेगा ये, फिर उसके बाद 1 और 2 पे इक्वल मिलेगा, उसके बाद 1 और 2 पर इक्वल मिलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद में उससे छोटा कहां मिलेगा, 4 और 5 पे, तो 4 और 5 भी मुझे क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, बस इसके अकॉर्डिंग। तो जहां पर टेम्परेचर है वहीं पर स्पीड भी आ जाएगी, तो सबसे ज्यादा क्या होगी, थर्ड की स्पीड होगी, उसके बाद 1 और 2 इक्वल होंगे, उसके बाद में मेरे पास 4 और 5 क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो 4 और 5 इक्वल हो गए, फिर 1 और 2 इक्वल हो गए, और 3 सबसे बड़ा हो गया। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, सिंपल है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ये, पता नहीं क्या बोल रहा है, पर लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वहां से कॉन्सेप्ट निकाल के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया हुआ है, द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज रिटन एज E = 3PV/2, द ईयर E स्टैंड्स फॉर, ई के बारे में अच्छे से पता है, ये क्या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो भी एवरेज, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वो भी एवरेज किसी भी मॉलिक्यूल की। तो ये क्या होती है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। 13 का क्या हो जाएगा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, 13 का ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, मैंने उसके अंदर क्रैश कोर्स के अंदर भी करवाया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, रेफर टू फिगर, लेट ΔU1 एंड ΔU2 बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इन द प्रोसेस A एंड B, है ना, ए ऊपर वाली प्रोसेस A है, नीचे वाली प्रोसेस B है। तो इसमें पूछा है कि इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज किसमें, मतलब रिलेट करना है, किसमें ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ अगर याद हो, जो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है ना, ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था, स्टेट फंक्शन का मतलब यू ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, है ना, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर ही हमेशा आपके पास इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगी। अब यहां पर अगर आप देख रहे हो, अगर ए प्रोसेस के लिए इनिशियल स्टेट देखो तो वो ये है, बी के लिए देखो तो भी सेम है, ठीक है, फिर फाइनली ग्राफ यहां पर आ गया। अब मैं ए के लिए देखो इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, ये है, बी के लिए देखो फाइनल स्टेट क्या है, वो भी ये है। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो है वो ए और बी दोनों के लिए मेरे पास क्या है, सेम आ रही है, इसलिए यहां पर मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों के लिए जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। ये आपको चाहिए, हाँ वर्क डन डिपेंड, अगर ये वर्क डन की बात बोलता तो ए वाले का वर्क डन मेरे पास ज्यादा आता, क्योंकि यहां पर एरिया अंडर द कर्व मेरा इतना बड़ा होता। समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं क्या बोलता कि बी के लिए निकालो तो बी के लिए एरिया अंडर द कर्व से इतना सा होता नीचे वाला ये, तो ए के लिए वर्क डन की वैल्यू ज्यादा आती है मेरे पास। समझ आ रहा है, तो सारी चीजें याद रखनी है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है कि द क्वांटिटी 2U अपॉन FKT रिप्रेजेंट्स वेयर U इज द इंटरनल एनर्जी। देखो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, U इक्वल्स टू होता है N/2, ये अपन ने पढ़ा था FRT,
ये अपने क्या पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था ये। अब यहाँ पर के की टर्म्स में लिखना है आपको, एक्चुअल में क्या के की टर्म्स में लाना है। तो ये एन है, टू है, एफ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आर क्या है, आर को अपन लिखते हैं क्या, एन ए के बी मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट। के क्या होता है, आर अपॉन एन ए होता है ना, पर मोलिक्यूल, गैस कांस्टेंट पर मोलिक्यूल इज व्हाट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टी। ये हो गया। अब मुझे किसकी वैल्यू, मतलब किसका क्या रिप्रेजेंट करना है, 2u अपॉन एफ के टी। अब यहाँ से इसको देखो, 2 को उधर ले गया मैं, u उधर है ये, अपॉन एफ के टी, अपॉन एफ के टी इक्वल्स टू, इधर क्या बचा मेरे पास, n मल्टीप्लाइड बाय एन है। अब n एक्चुअल में होता क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर कैंसिल, तो क्या आ गया, ये n आ गया। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देख लो ऑप्शन, मास ऑफ गैस नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं, नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं, मोल्स जल्दबाजी में मत टिक कर देना इसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ये। ओके देन, राइट। तो अपने 15 क्वेश्चंस टेस्ट पूरे टेस्ट के आई थिंक कंप्लीट हो गए, लास्ट 15 क्वेश्चन बस। अब कल वापस सेम वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा, मैं कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो के साथ में, तो उसको देखना ना भूलें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को क्लिक करके जाएं, राइट। तो पूरी अभी 11th वाला भी एक दो चैप्टर के बाद में 11th पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन 12th स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही वंडरफुल सी टेस्ट सीरीज होने वाली है। तो 2020 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो शुरू से देखते हुए हैं, है ना, टेस्ट सीरीज के, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ आपने महसूस की होगी, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कहाँ से बन रहे हैं, एवरेज स्पीड से बन रहे हैं। तो केटीजी के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और आरएमएस स्पीड, इस फॉर्मूला से ही रिलेवेंट आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, राइट। चलो जाने का समय हो गया, कल वापस हाजिर होता हूँ सेम अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।